ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर से सोच के जाऊँ कि मुझे क्या चीज चाहिए और कितने बजट में मैं उसको लूंगी। इसकी वजह से क्या होता है, इम्पल्स शॉपिंग नहीं करती हूँ। फिर इम्पल्स शॉपिंग का मतलब होता है हम बाजार में गए, इम्पल्स शॉपिंग क्या है? हाँ, ये जो तो हम बाजार गए, जो आजकल के जो दुकान वाले होते हैं ना, जितने भी रिटेलर्स हैं, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट। उनके पीछे इतनी बड़ी टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि सामान, कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा। जैसे कि लोग बिना सोचे समझे शॉपिंग करें। जब हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम ना उसकी प्राइस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना उसकी यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं कि हमारे आगे जाके काम आएगा या नहीं, और हम क्वालिटी के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचते हैं। बस हमें अच्छा लगा और फटाफट हम उसे खरीद लेते हैं। और मेजरली इस तरीके का जो सामान होता है वो हमारे घर में पड़ा ही रहता है। साल में 2-3 बार बहुत ही ज्यादा अच्छी सेल लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन अगर मेरी कोई अर्जेंसी हो गई तो मैं ऐसे शॉपिंग करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ पैसा, मैं पैसे की अहमियत को जानती हूँ। मैं हमेशा ज्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं खरीदती, मैं एवरग्रीन कपड़े खरीदती हूँ। तो मुझे फैशन चेंज हो जाएगा इस बात की तो कोई चिंता ही नहीं होती। दूसरा, मैं बहुत सारे पैसे भी बचा पाती हूँ। एंड आई थिंक स्मार्टनेस इसी में है कि पैसे को बचाया जा सके। पैसे की वैल्यू समझती है मैम, बिल्कुल बिना बात की शॉपिंग नहीं करती, टिकाऊ चीजें खरीदती है, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके बारे में मुझे लगता है महिलाओं को सोचना चाहिए। और जो यंग गर्ल्स है उन्हें तो बिल्कुल ही बहुत सोचना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी जया जी कि जो हमारे साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, क्या बढ़िया दिमाग होता है उनका। दे आर सो इंटेलिजेंट। वो जानते हैं, दिमाग के साथ खेलना जानते हैं। वो जानते हैं कि किस कंज्यूमर की क्या नब्ज है, उसको वो पकड़ के उसे उसी तरह से ठगते हैं। तो मैं तो हैट्स ऑफ करूंगी कि उन लोग का बहुत ही बढ़िया दिमाग होता है और हम सारे कंज्यूमर से बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं वो लोग। लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हमारा ही पैसा है, हम ही क्यों बार बार ठगे जाए। तो हमें भी बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, बिकॉज हमें पता है साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है वो बहुत स्मार्ट है। जब भी आप बाजार में कुछ वस्तु खरीदने चाहते हैं तो किस तरह आप सचेत रहते हैं, या फिर कभी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो किस तरह फ्रॉड से बचने के लिए आप उसकी सारी जानकारी को देखते हैं। यह जिस तरीके से खरीदारी का पैटर्न बदल रहा है, उस तरीके से इन दिनों फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट शॉपिंग आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम हमारे स्टूडियो में हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अदिति खंडेलवाल जी। डॉक्टर अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू जया जी फॉर हैविंग मी। आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर आ पाई हूँ और आपसे बातचीत कर पाऊंगी। थैंक यू मैम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर अदिति लॉन्ग टाइम एजुकेशनिस्ट हैं। करीब इन्हें 18 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगती है, ये गार्डनिंग का शौक रखती है। एज ए प्लांट्स पर्सन मैं इन्हें देखती हूँ। बिल्कुल मैम, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो हम स्मार्ट शॉपिंग पे ही बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी अपनी बात भी रखी, तो जब भी आप खुद शॉपिंग के लिए जाती है या कुछ ऑनलाइन चीज़ें खरीदती है तो किस तरीके से आपका माइंड मेकअप होता है? आप क्या, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है महिलाएं जब कुछ भी खरीदने लगती है तो हाबड़-तोड़ में वो ऐसी चीज़ें जो उनकी आवश्यकता नहीं है, या कई बार वो फ्रॉड की भी शिकार होती है। तो उसको लेके मैम आप क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो देखिए, शॉपिंग मेरे लिए बड़ी ऐसी चीज है जो मैं रोज नहीं करती हूँ। मैं साल में 2 या 3 बार शॉपिंग करने जाती हूँ और उन महीनों में मेरा जो पूरा बजट है वो हिल जाता है। हम सबको पता है। देखिए, कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि जितने भी हमारे ब्रांडेड दुकानें हैं, चाहे वो मल्टी ब्रांड में हो या सिंगल ब्रांड में हो, उनमें साल में 2-3 बार बहुत ही ज्यादा अच्छी सेल लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन अगर मेरी कोई अर्जेंसी हो गई तो मैं ऐसे शॉपिंग करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ पैसा, मैं पैसे की अहमियत को जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि आज के जमाने में जो सेल में सामान मिलता है वो, और अच्छे ब्रांड को अगर आप देखते हैं तो वो कोई खराब सामान नहीं होता है। मैं, और दूसरी चीज, मैं हमेशा ज्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं खरीदती हूँ।
मैं एवरग्रीन कपड़े खरीदती हूँ, तो मुझे फैशन चेंज हो जाएगा इस बात की तो कोई चिंता ही नहीं होती। दूसरा, मैं बहुत सारे पैसे भी बचा पाती हूँ। एंड आई थिंक स्मार्टनेस इसी में है कि पैसे को बचाया जा सके। पैसे की वैल्यू समझती है मैम, बिल्कुल बिना बात की शॉपिंग नहीं करती, टिकाऊ चीजें खरीदती है, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके बारे में मुझे लगता है महिलाओं को सोचना चाहिए। और जो यंग गर्ल्स है उन्हें तो बिल्कुल ही सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मिस्टेक्स नहीं करी है, मैंने हर तरीके की मिस्टेक्स करी है। मैं खुद साइबर लॉ पढ़ी हुई हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं कई बार साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी हूँ। और मैं कहना चाहूंगी जया जी कि जो हमारे साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, क्या बढ़िया दिमाग होता है उनका। दे आर सो इंटेलिजेंट। वो जानते हैं, दिमाग के साथ खेलना जानते हैं। वो जानते हैं कि किस कंज्यूमर की क्या नब्ज है, उसको वो पकड़ के उसे उसी तरह से ठगते हैं। तो मैं तो हैट्स ऑफ करूंगी कि उन लोग का बहुत ही बढ़िया दिमाग होता है, और हम सारे कंज्यूमर से बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं वो लोग। लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हमारा ही पैसा है, हम ही क्यों बार बार ठगे जाए। तो हमें भी बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, बिकॉज हमें पता है साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है वो बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं जो शॉपिंग के बारे में बता रही थी कि वैसे तो मैंने सोच रखा है, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर से सोच के जाऊं कि मुझे क्या चीज चाहिए और कितने बजट में मैं उसको लूंगी। इसकी वजह से क्या होता है, इम्पल्स शॉपिंग नहीं करती हूँ। फिर इम्पल्स शॉपिंग का मतलब होता है हम बाजार में गए। इम्पल्स शॉपिंग क्या है? हाँ, ये जो तो हम बाजार गए, जो आजकल के जो दुकान वाले होते हैं ना, जितने भी रिटेलर्स हैं, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट। उनके पीछे इतनी बड़ी टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि सामान, कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा। जैसे कि लोग बिना सोचे समझे शॉपिंग करें। जब हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम ना उसकी प्राइस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना उसकी यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं कि हमारे आगे जाके काम आएगा या नहीं, और हम क्वालिटी के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचते हैं। बस हमें अच्छा लगा और फटाफट हम उसे खरीद लेते हैं। और मेजरली इस तरीके का जो सामान होता है वो हमारे घर में पड़ा ही रहता है, और मेजरली वो महंगा भी हमसे खरीदा जाता है। इस वजह से यूज में एग्जैक्टली। इसलिए मैं हमेशा घर से एक ये लिस्ट बना के जाती हूँ कि भाई इस तरीके का सामान मैं खरीदूंगी, इतनी प्राइस का मैं खरीदूंगी। तो एक मेरे दिमाग में फिक्स होता है कि भाई देखो इससे ऊपर नहीं जाना है। उसकी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाती हूँ कि नहीं, मेरे को ये, हालांकि कोई सामान ऐसा होता है बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसको मैं फिर सोच समझ के लेती हूँ। अगर वो मेरे बजट से बहुत ज्यादा ऊपर होता है तो नीचे का इतना नहीं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, नीचे के लिए मैं आगे आपसे जरूर बात करूंगी, बिकॉज नीचे वाली जो चीज है ना, वो हमारी जो लालच होता है उसको हमारे ऊपर लाता है, और उसकी वजह से साइबर में बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं। मैं कुछ उदाहरण देके मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऑनलाइन, अब आप इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, कुछ भी खोलिए, जल्दी वेबसाइट्स आने लगती है, ये खरीदो वो खरीदो। और कई बार क्या होता है कि बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे होते हैं, उसका आप पढ़े लिखे हैं, हमें पता है डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए, हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ा, प्योर जॉर्जेट है, ऐसा है, वैसा है, आपको बहुत बढ़िया लगता है, हैंड पेंटेड है, ऐसा दिखने में भी लाजवाब लग रहा है कपड़ा, और उसके जो पैसे हैं वो 1500 रुपए, 2000 रुपए, जबकि आपको पता है कि ये कपड़ा इतने में आ ही नहीं सकता, लेकिन लालच आ जाता है। अरे आ रहा है भाई, मिल रहा है, तो हम अपने जो सेंसेस होते हैं, जो अपनी सोचने की क्षमता होती है, हम खुद ही उसे दबा देते हैं और इस तरीके की चीजें हम खरीद लेते हैं। और उस समय में हम ये देख लेते हैं भाई, इतना एक्चुअली ज्यादा हम पढ़ते नहीं कि उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है ऑनलाइन उस वेबसाइट की, या ये हमें पैसे कैसे देंगे, या ये सब चीजें हम कई बार नहीं पढ़ पाते और हम उनको पैसे दे देते हैं। और वो छोटा अमाउंट होता है, 1500 2000 रुपए है, कभी 1200 रुपए है, तो हम इतना ज्यादा सोचते भी नहीं, हम दे देते हैं। उसके बाद फिर आप वेट करते हैं, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो सामान कभी आता ही नहीं, सामान नहीं आता, आपके पैसे चले जाते हैं। आप सोचते रहते हैं कि मैं इन पे फोन करूं, मैं इनको ईमेल करूं, ये करूं, वो करूं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। और ऐसा मेरे साथ में 2 बार हुआ। उसके बाद में मैंने अपनी एक रिसर्च करनी शुरू करी। मैंने इस तरीके के जो सुंदर सुंदर कपड़े थे उनका स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने अपने ही फोन से मैंने खोला, जो अपना गूगल लेंस होता है, उससे मैंने उसको खोलने की कोशिश करी। तो मुझे पता पड़ा कि वो जो कपड़ा मैं खरीदने जा रही थी वो किसी डिजाइनर का कपड़ा है, और वो 25,000 रुपए का कपड़ा था। इस वजह से वो मुझे पसंद आ रहा था। जो डिस्क्रिप्शन था वो भी उसी डिजाइनर का था, लेकिन वो जो वेबसाइट थी वो फ्रॉड थी। और ऐसे ही करते करते कुछ 1 घंटे के अंदर मैंने 5 से 7 वेबसाइट जो थी वो उसी समय ढूंढ डाली, घर बैठे बैठे, जस्ट बिकॉज अक्ल तो मेरे में है, मुझे पता भी है कैसे होता है। तो इतनी सी देर में मुझे 5 से 7 वेबसाइट पता लग गई। और उन वेबसाइट में एक चीज थी जो बहुत ही ज्यादा कॉमन थी,
उनका सबका जो फॉर्मेट था वो सेम बने हुए थे, उसमें ड्रॉप डाउन्स जो थे वो सब में सेम थे, उनमें इंफॉर्मेशन एकदम सेम थी, उनमें आप देखेंगे हर तरीके की पैटर्न जो थी ना वो सब कुछ सेम थी, कि उन्होंने जैसे एड्रेस लिखा हुआ है तो एक तरीके का ही एड्रेस होगा, फोन नंबर एक तरीके का होगा, कॉन्टैक्ट मी के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन होगी। तो इतना आसान था मेरे लिए उन वेबसाइट्स को पकड़ लेना। तो उसके बाद में मैंने ये अपना एक बना लिया है कि या तो मैं कंज्यूमर रिव्यूज पढ़ती हूँ, उसके अलावा मैं वीडियोस भी आते हैं कंज्यूमर्स के पहनने के बाद में कि कपड़ा पहना तो वो मेरे ऊपर कैसा लगा वो भी मैं देखती हूँ। और एक बार अगर मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है और वो बहुत कम पैसे में है तो मैं ऐसी वेबसाइट को दोबारा विजिट नहीं करती क्योंकि अब मुझे पता पड़ गया है कि जो ये लालच नाम की जो चीज है ये फ्रॉडस्टर हमारा बहुत अच्छे से जानते हैं और वो इस बात का फायदा उठाते हैं और हमें ठग लेते हैं। तो अब मैं ऑनलाइन कम शॉपिंग करने लग गई हूँ और मेरी जो ऑफलाइन में ज्यादा करती हूँ, और ऑफलाइन में मैं साल में 3 या 4 बार शॉपिंग करती हूँ। उस समय मैं बहुत सारी करती हूँ, लेकिन उसके अलावा जब इतने ज्यादा दामों में सामान मिल रहा होता है तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव टू अर्न दैट मनी। मैंने वो पैसा इतना मेहनत करके कमाया है, तो अगर मुझे वही चीज कम पैसे में कभी मिल रही है 2-3 महीने के इधर उधर, तो व्हाई नॉट। तो मैं उसी समय शॉपिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मेरे घर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे से छोटे आते हैं, मेरे से बड़े आते हैं, जिनको हमें गिफ्ट देने होते हैं। तो ये मम्मियों का वैसे आदत होती है, मम्मी जो लोग जब सेल लगती है ना तो हमेशा जाकर के बहुत सारा सामान खरीद के लाती है। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो मैं भी खरीदती हूँ वो सामान, लेकिन मैं यही सोच करके खरीदती हूँ आजकल ये सामान कि भाई ये किसी को भी दिया जा सकता है। ऐसा ना हो कि मैं किसी एक एज के लोगों को ही दे सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ और मैं खुद भी यूज कर सकती हूँ। तो मैं फंक्शनैलिटी उस प्रोडक्ट की जरूर देखती हूँ कि ये कितना फंक्शनल है और किस समय में किसको दिया जा सकता है, ऐसा सोच समझ के फिर मैं खरीदती हूँ। तो पूरी प्लानिंग के साथ ही शॉपिंग करें, जितना मैम ने बताया है। बिल्कुल जी, अपन अगर एजुकेशन के उसकी बात करें तो आप अभी क्या देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, खासकर अगर अपन कोचिंग संस्थान को लेके बात करें तो? जी सो कोचिंग संस्थानों में एक तो ना मैं आज के जमाने में भी देख रही हूँ कि जितने भी माँ बाप हैं वो आज भी अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, जबकि कितने सारे नए क्षेत्र आ गए हैं और इतने आजकल मतलब दुनिया पूरी तरह बदल गई है, लेकिन जो सोच है वो अभी भी इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। एग्जैक्टली इन दो चीजों के बाद। और मैं आपको जया जी एक बहुत ही दुखद मैं कहना चाहूंगी उसको एक्सपीरियंस था मेरा एक समय का जो मैंने देखा। हम लोग गए थे कोटा। कोटा में हम जिस होटल में रुके हुए थे बाय चांस ऐसा हुआ कि उसके सामने भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था और उसके साइड में भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। आप मानेंगे नहीं, छुट्टी का दिन था, मैं मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड हम सब लोग गए हुए थे वहां पर। करीब मेरे ख्याल से 9 बजे मैं उठी होंगी। उठ करके हमने पर्दा हटाया, खूब बढ़िया उसकी खिड़की थी बहुत बड़ी। सामने देखा तो एकदम लाइफलेस एक जगह थी जहाँ लाइन से बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हुई थी। ऐसे ही हमारे साइड में एक बहुत बड़ा संस्थान था और वो भी लाइफलेस था, उसमें बस साइकिलें खड़ी हुई थी। तो हमने सोचा कि ये क्या है, यहाँ कोई दिख तो रहा ही नहीं और इतनी साइकिलें खड़ी हैं, ये क्या चक्कर है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल से कुछ ब्रेक हुआ होगा 11-12 बजे करीब, तो बहुत सारे बच्चे बाहर आए। They were wearing the same kind of टी-शर्ट एंड एवरीथिंग। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस अंदर चले गए सारे के सारे। फिर उसके बाद में 6-6:30 बजे करीब वहां से वो भीड़ जो थी वो निकलनी शुरू हुई। शायद वो एक समय था जब मैंने ये डिसाइड करा कि शायद मेरे बच्चों को मैं इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट नहीं करवाना चाहूंगी। एंड आई माइट बी मैं उन कुछ लोगों में से होंगी जो उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टरेट या इंजीनियरिंग नहीं कराना चाहती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उस ग्राइंड में नहीं डालना चाहती। हम आए दिन सुनते हैं कोटा इज एग्जैक्टली कोटा जो है वो इतना बड़ा हब है, और कोटा की ही मैं बात कर रही थी। मैंने फेस टू फेस देखा वो मंजर, तो मुझे वो कुछ चीजें होती है ना आपके दिलो दिमाग पे बस जाती हैं, ठहर जाती हैं। वो सीन जो है मैं अभी भी जब आपसे बात कर रही हूँ मेरी आंखों के सामने वो मंजर है। हरे रंग की बिल्डिंग है, वहां साइकिल खड़ी हुई है लाइन से, और बेचारे बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, बच्चे स्ट्रेस्ड हैं सारे के सारे, उन्हें नहीं पता है क्या हो रहा है। और आप मानिए जया जी, ऐसा होता है कि जितने बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं और लाखों रुपए माँ बाप उनकी एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं, उनके वहां रुकने के लिए लगाते हैं, और उनमें से कुछ 20% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली उस दौड़ में दौड़ रहे होते हैं। बाकी के जो 80% बच्चे होते हैं, शायद बच्चों को तो डेफिनेटली पता होता है कि हम नहीं बनने वाले हैं, और माँ बाप को भी शायद पता ही होता होगा, उनके खुद के बच्चे हैं,
लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को इस दौड़ में भेज देते हैं, वो बच्चे उस दौड़ में चले जाते हैं और फिर उसके बाद में डिप्रेशन होता है, बेमतलब की बहुत सारी मेहनत होती है, एक अपॉर्चुनिटी लॉस होता है कि शायद वो बच्चा अगर यही समय में अगर वो कुछ और करता तो कल को कुछ और बन जाता। तो इतनी चीजें आप स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चे को, आप उसका समय बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे खर्च हो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है, माँ बाप भी टेंशन में आते हैं, माँ बाप भी डिप्रेशन में आते हैं, और ये विशियस सर्कल है जो चले ही जा रहा है। और इसके बावजूद अगर बच्चों के साथ फ्रॉड हो तो ये कितनी चिंता वाली, तोड़ने वाली स्थिति हो। एग्जैक्टली। सो ऐसे फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं कि बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया या बच्चों को मटेरियल पूरा नहीं दिया गया। तो इस तरीके की हर तरीके की जो चीजें हैं वो आती ही जा रही हैं, हर थोड़े दिनों में पेपर में आती हैं, टीवी में आती हैं कि इस तरीके की सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो हो ही रहा है। तो मेरे ख्याल से इनसे बचने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको मेरा एक किस्सा बताती हूँ। एक दो चीजें जो मैंने मेरी जिंदगी से सीखी हैं वो ये सीखी हैं कि देखिए, मेरे पापा एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, ही वाज अ जज। तो हम लोग जगह जगह राजस्थान में, ही वाज इन राजस्थान जुडिशरी, तो हम राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह हम पापा के साथ में जाते रहते थे। मैं रही हूँ छोटी छोटी जगहों पे, जैसे कि बयाना हो गया, बारा हो गया, डीग हो गया, कोटपुतली हो गया। उसके बाद फिर मेरे पापा का कभी कोटा ट्रांसफर हो जाता था, कभी उदयपुर, कभी जयपुर, तो मैं सब जगह पढ़ी हूँ। तो वहां पर मैंने क्या देखा कि जैसे छोटे शहर हैं, जैसे अलवर हो गया, कोटपुतली हो गया, डीग, बयाना, बारा हो गया, वहां पर हर पेरेंट और हर बच्चा साइंस ही पढ़ना चाहता है। हर किसी को चाहिए हम तो साइंस और मैथ्स ही पढ़ेंगे। फिर मैं जैसे टायर 2 सिटीज में आई, जैसे जयपुर आई मैं, या कोटा या उदयपुर देखी, तो वहां पर मेजरली बच्चे जो हैं वो कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद में मैं अपने क्लैट के कोचिंग के लिए दिल्ली गई। देयर आई रियलाइज्ड एवरीबडी वाज फ्रॉम कॉमर्स, एवरीबडी वाज फ्रॉम आर्ट्स। तो जैसे आपको दुनिया के बारे में ज्यादा पता चलता है, आपका एक थिंकिंग का जो ब्रॉडर होती है आपकी थिंकिंग, तब आपको पता पड़ता है कि साइंस और मैथ्स में ही सब कुछ लाए नहीं करता है। वहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि साइंस ना पढ़ के भी बच्चा अर्जित कर सकता है और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, और वो भी बिना स्ट्रेस के। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा साइंस ही पढ़े। आप अपने बच्चे को देखिए, मेरे माँ बाप, मैं जब अलवर में पढ़ती थी तो मैंने 10th वहां से करी। मैं भी साइंस मैथ्स लेना चाहती थी, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वो साइंस मैथ्स लेते हैं, है ना। सोच भी ये सोच ही है, ये एक्चुअली सोच ही है। क्योंकि अगर मैं साइंस मैथ्स, मैं क्यों ले रही हूँ साइंस मैथ, ये जताने के लिए दुनिया को कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। मुझे खुद को भी तो पता है मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ। लेकिन उस जमाने में मैं फिर मेरे पापा का जयपुर ट्रांसफर हो गया, तो 11th मुझे कर दी थी जयपुर से। मेरे मम्मी पापा ने मेरे से पूछा भी नहीं, उन्होंने चुपचाप मेरे को ये बताया कि बेटा देखो, तुमसे साइंस मैथ्स नहीं हो पाएगी, तुम कॉमर्स पढ़ लो। एंड आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मेरे मम्मी पापा मुझे साइंस मैथ्स नहीं पढ़नी थी, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि उतनी मेहनत मैंने जब कॉमर्स में करी, मैंने अपनी क्लास टॉप कर ली। तो और मेरा शायद टेम्परामेंट भी उसी तरीके का था। आई लाइक टू टॉक टू पीपल, मुझे बाहर जाना पसंद था, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद था, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेटर है, वो पीपल्स पर्सन। मैं घर में जब पढ़ती थी, बहुत सिंसियरली भी अगर मुझे पढ़ना होता, मैं कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ सकती थी। मुझे चाहिए था बीचों बीच बैठ के पढ़ूंगी, लेकिन मुझे पता है मैं पढ़ लूंगी। सो आई वाज ऑलवेज अ पीपल्स पर्सन। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि तुम कॉमर्स पढ़ो, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया। उसके बाद में मैंने इतनी अलग दुनिया देखी, इतना कुछ हासिल करा, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैंने, या मुझे किसी बात का दुख नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कॉमर्स और साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ाया। वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू देम कि मुझे उन्होंने, मेरे को जाना, मेरी के राधा देर मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने मुझे बेवकूफ समझा, या उन्होंने मुझे मेहनती नहीं है ये समझा। मेरे माँ बाप ने ये समझा कि शायद मेरे लिए साइंस मैथ से ज्यादा अच्छा कॉमर्स रहेगा, और डेफिनेटली इट वाज मच बेटर फॉर मी। तो वो ही जरूरी है कि बच्चों को कोचिंग के जाल में ना फंसाकर उनको उनकी पसंद का करने दे, जिससे उनकी लगता है कि कैपेसिटी है, वो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको उधर भेजा जाए। बिल्कुल जी। आप गार्डनिंग से भी जुड़ी हुई हैं, मुझे पता है। तो एक तो गार्डनिंग का बाजार अभी किस तरीके का है, क्या उसमें भी फ्रॉड हो रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति गार्डनिंग चुनता है तो कितना सुकून से वो मतलब क्योंकि एक सुकून देती है गार्डनिंग। हाँ। तो उसके बारे में आप। बिल्कुल। तो मैं पहले दर्शकों को बता देती हूँ कि मेरा जो ब्रांड है उसका नाम है फ्लोरा फ्रेंजी, FLORA FLORA FRENZYY, जिसका मतलब है पौधों के लिए दीवानगी।
तो मैं YouTube पे हूँ, मेरे भी ऑलमोस्ट 20K फॉलोअर्स है। तो गार्डनिंग कम्स वेरी नेचुरली टू मी। हम लोग यूपी से हैं और मैंने हमेशा से बचपन में देखा था, मतलब मैं अगर दोबारा अपनी दादी को कभी याद करती हूँ तो मुझे दादी हमारे घर में भिंडी तोड़ती हुई नजर आती हैं क्योंकि हम लोग राजस्थान में रहते थे। यार मुझे भी क्योंकि मेरी दादी को भी गार्डनिंग का बहुत शौक रहा है हमेशा से। तो हम लोग यूपी के थे, तो हम जब जयपुर से राजस्थान से बिजनौर जाते थे, यूपी जाते थे, तो हम लोग देखते थे भाई वहाँ क्या हो रहा है। तो जनरली मेरी दादी जो होती थी, या तो हमारे आम के बाग थे उनमें से टूटी हुई कैरियों को वो अचार वचार डाल रही होती थी, कुछ कर रही होती थी, या कोई सब्जी तोड़ रही होती थी। तो मेरा बचपन वो ही है। तो मैंने जब सोचा कि भाई व्हाट इज इट दैट गिव्स मी हैप्पीनेस अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, माय करियर, जब मुझे चाहिए कि मैं शांति से, को क्या चीज है जो मुझे सुकून देती है, तो इट वाज गार्डनिंग। तो मैंने अपना, और आई हैव टू टेल ऑल ऑफ यू कि जया जी वो पहली शख्स थी जिन्होंने मुझे कोविड के दौरान एक वीडियो बनाने को कहा था, और जया जी आपके उस वीडियो ने ही मुझे प्रेरित करा कि मैं अपना YouTube चैनल बना सकूं। सो थैंक्स अ लॉट मैम। बहुत 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 आपका जो गार्डन बहुत अच्छा है और काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं आप YouTube जी। बट उसकी इंस्पिरेशन, आपको उसकी जो पहल थी वो कहीं आप ही ने मेरे से वो करवाई थी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। तो वो मैंने 2019 में जब आपने मेरे से कहा कि घर पे बैठे हैं और आप गार्डनिंग करते हो तो आप वीडियो बनाओ, तब मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ऐसा काम किया जा सकता है। सो जो आपका सवाल था कि क्या गार्डनिंग में भी इस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो देखिए गार्डनिंग के अंदर क्या है कि दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं पौधे, या पौधे मंगा रहे हैं, दूसरा है गार्डनिंग से रिलेटेड भी आप बहुत सारी चीजें मंगाते हैं, जैसे कि मेन्योर, फर्टिलाइजर, टूल्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप मंगाते रहते हैं। तो मेजरली मैं ये नहीं कहूंगी कि इस लाइन में फ्रॉड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सेलर्स हैं जो कि सामान बेचने की कोशिश करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली पौधों में, कि पौधा भेजने की कोशिश करते हैं और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, अगर लॉजिस्टिक पार्टनर ने थोड़ा भी देर कर दिया लाने ले जाने में, डिलीवरी वाले ने, तो क्या होता है पौधा मर जाता है। तो ऑनलाइन मार्केट भी गार्डनिंग का बहुत ज्यादा अभी बहुत ज्यादा तो उसमें ये दिक्कत रहती है जी। लेकिन जैसे बहुत सारी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, डेफिनेटली उनमें पौधा बहुत महंगा मिलता है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, पैकिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप उगाओ हो गया और इस तरीके के जो हैं उनसे आप डेफिनेटली ले सकते हैं ऑनलाइन, उसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और जो दूसरे थोड़े छोटे सेलर्स हैं जो कि प्रॉबेबली अमेज़न पे नहीं आते हैं और खुद ही बेचते हैं, वहां पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। वो एक तरह से फ्रॉड नहीं है, उनमें मेजरली प्रॉब्लम यही होती है कि आपका जो पौधा होता है वो मर जाता है। यस तो एज फार एज आई नो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग। और मेन्योर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, उसके अंदर तो बहुत सारे अच्छे सेलर्स हैं और वो आराम से सामान भेज देते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एक गार्डनिंग है ना, इन दिनों जो महिलाएं हैं वो उसको व्यवसाय के रूप में भी देख रही हैं जी, जो पिछले 3-4 साल से एज ए शौकिया तौर पे कर रही है। तो कुछ टिप्स देंगी, क्योंकि शायद आप भी इन सब चीजों से जुड़ी रहती हैं। तो आप मतलब आप चाहते हैं कि मैं टिप्स दूं कि आप अगर बिजनेस की तरह से उसे डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो किस तरीके से उसको जी ले। सो जया जी बहुत ही सही सवाल है गार्डनर्स के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिसको गार्डनिंग का कीड़ा लग जाता है ना, वो जॉक की तरह से चिपक जाता है और वो हटता नहीं है और आपका जो घर होता है वो जल्दी ही जंगल बन जाता है। तो इस केस में क्या होता है, सुकून देने वाला जंगल होता है डेफिनेटली आपके लिए। लेकिन वो घर में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो ये कहते हैं कि क्या कर दिया हमारे घर को, इतने पौधे क्यों चाहिए। और फिर आपका तो मन करता है और पौधे लाए, लेकिन आपके घर वाले कहते हैं ऑलरेडी इतने पौधे, अब तुम और पौधे लाने की बात कर रही हो या कर रहे हो। तो इस चीज के लिए ये उत्पत्ति जो हुई है ना, ये इसलिए हुई है कि एवरी गार्डनर हैज बिकम अ सेलर ऑफ प्लांट्स एज वेल। क्योंकि उनके पास में जब प्लांट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पास इतने पौधे हो जाते हैं, वो जगह घेरते हैं, फिर उनके पास में नए पौधे लाने की जगह नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अपने पास में जो आए वो अपना एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, या अपनी सोसाइटी के लोग या अपने फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं उन्हें वो बहुत ही कम दामों में और वो पौधे बेच देते हैं। बेसिकली उनका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि थोड़ा पैसा भी आ जाएगा पौधे खरीदने के लिए, बिकॉज गार्डनिंग इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। तो नए पौधे लाने के लिए थोड़ा पैसा भी आ जाता है, थोड़ी जगह भी खाली हो जाती है और आपका मन भी लग जाता है। देखिए एक जो ये कॉमर्स वाली चीज होती है ना, खरीदना बेचना, ट्रेडिंग ऑफ स्टफ, दिस इज वेरी वेरी यू नो इट मेक्स यू वेरी हैप्पी। आपने अगर एक भी पौधा बेचा जो कि आपने अपने घर पे आपके उगा था और आपने वो 20 रुपए का भी बेच दिया, आपने खुद ने मल्टीप्लाई कराया उसे, तो आपको बड़ा मजा आता है कि यू नो फ्री के पैसे आ गए, चाहे वो 20 ही रुपए है, लेकिन उसमें मजा आता है और ये इंसानी फितरत है। सो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड फॉर द पीपल हु आर नॉट वर्किंग, जो गृहिणियां हैं
और वो ये काम करती हैं, मेरे ख्याल से उनको तो और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसकी वजह से उनको एक नाम भी मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी हॉबी है डेफिनेटली फॉर द पीपल हु आर वर्किंग। इनफैक्ट जो नहीं काम कर रहे हैं वो लोग अगर इस तरीके की गार्डनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं और यू नो दे आर नॉट वर्किंग इन द मेन स्ट्रीम, तो उनको जब वो गार्डनिंग करते हैं तो उनको डिस्ट्रेस होता है, उनको किसी भी तरह से डिप्रेशन में जाने से भी हम लोग रोक सकते हैं। और वो इसीलिए दूसरे लोगों से भी मिलते हैं कि भाई मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स है, किसी को लेने हैं तो ले जाओ। तो इसी तरह से उनकी भी कम्युनिटी में एक स्पेस बन जाती है। तो मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। मैं आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगी, एज ए एजुकेशनिस्ट किस तरीके से आपने खुद को ग्रो किया और क्या क्या जर्नी रही है आपकी? जी देखिए मैंने MBA करा था ICFA हैदराबाद से, तो एजुकेशन बीइंग एन एजुकेशनिस्ट वाज नेवर देयर इन माय प्लान एवर। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं एक एजुकेशनिस्ट बनूंगी। मैंने जब MBA करा उसके बाद मेरी जॉब लग गई स्टेट बैंक में, मैंने उनकी ट्रेनिंग भी कर ली। ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे पोस्टिंग मिल गई दिल्ली, और उन्हीं कुछ 1-2 महीने में मेरी शादी होने वाली थी जयपुर में। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं बाहर, जयपुर से बाहर मेरी पोस्टिंग रहेगी और मैं जाती रहूंगी और मेरे हस्बैंड हमेशा जयपुर में रहेंगे। तो अगेन मैं ये कहूंगी कि मेरे मम्मी पापा उन्होंने मुझे समझाया उस समय कि देखो ठीक है अब, और शादी भी मैं मेरी मर्जी से कर रही थी तो मैं एक सेंसिबल डिसीजन ही लेना चाहती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने समझाया कि बेटा देखो आपकी शादी होने वाली है और हस्बैंड आपके कभी भी मूव नहीं करेंगे आपके साथ में, तो पैसे तो आने होंगे तो आ जाएंगे, जॉब होनी होगी, जो होगा हो जाएगा, इट्स ओके। तो अगर इस जॉब को तुम जाने दो और जयपुर में ही हम कुछ ढूंढेंगे। एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे उस समय में ये समझाया। और मेरे को कभी भी हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है वो कभी भी ऐसी नहीं रही कि पैसा 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 चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं था। तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा उस जॉब को छोड़ देने के लिए, जबकि वो स्टेट बैंक की थी। आगे आने वाले समय में परमानेंट भी हो जाती। मुझे बैंकिंग में अगर आपकी जॉब होती है, दैट टू गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बहुत एक प्रेस्टिजियस थिंग होती है फॉर द फैमिली। जॉब सैलरी भी बहुत अच्छी थी, उसमें सब कुछ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हुई ऐसा करने में, और मैंने उसी समय उस नौकरी को छोड़ दिया। कभी मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। हालांकि मेरे जो फ्रेंड्स थे बहुत सारे, उनका मैसेज मुझे फोन आता रहता था कि अदिति अगर तू नहीं कर रही है तो हमें बता दे भाई, हम उसके लिए अप्लाई कर देते, हम वहां पर चले जाएंगे, बिकॉज दैट वाज वेरी गुड पोजीशन व्हिच दे हैड ऑफर्ड मी। तो फिर मैंने फाइनली नहीं किया। और जयपुर में जब मैंने देखा तो उस समय में 2009 की बात कर रही हूँ मैं। आज भी यहाँ पर कॉर्पोरेट इतना नहीं है। अगर हम देखें तो बेसिकली जयपुर के अंदर एक्सपोर्ट का काम होता है गारमेंट में और ज्वेलरी में। वहाँ के अलग तरीके का काम होता है, कॉर्पोरेट जैसा नहीं होता है, विच आई वॉन्टेड टू डू। तो फिर हम लोग यहाँ पर IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, अशोक गुप्ता सर जिनका अभी थोड़े दिन पहले ही देहांत हो गया, और हम सबके लिए वो एक बहुत ही पर्सनल लॉस था। लेकिन उस समय में जब मैंने यहाँ पर जॉब के लिए ढूंढा, तो हम गुप्ता सर को खुद जानते थे। तो मेरे पापा बोले कि वहाँ चले जाओ। तो एक दिन मैं निकली, 3 जगह मेरा हो गया कि आप आ जाओ, कल से ही ज्वाइन कर लो इनफैक्ट। लेकिन फिर पापा बोले कि हम गुप्ता सर को जानते हैं, मैंने ग्रेजुएशन भी ICG से ही करा था। तो पापा और मेरे ना ससुराल के काफी पास था। तो पापा बोले कि ठीक है अभी शादी होने वाली है, कोई बात नहीं, ICG देखा दिखाया है, स्टैंडर्ड का है, अच्छा है, तो आप वहीं पर ज्वाइन कर दो। तो मैंने वहीं ज्वाइन कर लिया, और मैंने बिना किसी थॉट प्रोसेस के, बिना एनी एक्सपेक्टेशंस, ना मैंने मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन थी मेरी, ना मैं कोई काम को जानती थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बट मैं वहां पर जाकर के इतने बढ़िया से सेटल हो गई कि उसके बाद आज तक मैं वही हूँ। बट एजुकेशन इज सच अ फील्ड कि एक तो ये एवर चेंजिंग है, रोज ही कुछ ना कुछ नया होता है उसमें। दूसरा इट कीप्स यू नियर द यूथ, तो यूथ के साथ सीखने को बहुत मिलता है। और आई एम सच अ पर्सन कि मैं ना एक तरीके का काम तो मैं कर ही नहीं सकती। एक तरीके का काम आप मुझे दोगे, मैं उसको सीख लूंगी, उसके बाद में मुझे काम करने में टाइम नहीं लगता, तो वो तो फटाफट हो जाएगा। फिर मेरे पास फ्री टाइम है, अब मुझे काम नहीं दो तो मैं परेशान तो मैं वहां पर अगेन मैं गुप्ता सर की बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर के एक तारीफ करना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि सर का बहुत ही ज्यादा ना नए लोगों को लेकर के और उनको टैलेंट को लेकर के वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे। ही वॉज ऑलवेज वेरी वेलकमिंग। तो मैं हर थोड़े दिनों में उनके पास में कोई नया आइडिया लेकर के पहुंच जाती थी, और अगर उन्हें वो सही लगता था, मेजरली थैंकफुली वो हमेशा सही लगता था उन्हें, तो वो मुझे कह देते थे कि अदिति तुम ही संभाल लो। तो इसकी वजह से मैंने पब्लिशिंग करी है, बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह हैं जिसमें मैंने काम करा है।
कल्चरल्स में मेरा बहुत रहा है, वहाँ की थिएट्रिकल सोसाइटी है जिसको हमने सेटअप करा, उसकी वजह से मैं इतना कुछ जानी। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां पर लोग मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, इतने सेलिब्रिटी से मेरा मिलना जुलना हुआ उसकी वजह से। तो मैंने इतना कुछ सीखा और इतने अलग अलग तरीके में सीखा, इतने जॉनर्स में काम करा है मैंने कि मुझे अब अपनी जॉब बहुत ज्यादा फुलफिलिंग लगती है और मुझे लगता है कि मैं रोज कुछ नया सीख रही हूँ। प्लस क्योंकि मैं एजुकेशन में थी तो काफी टाइम मेरे पास शाम को भी बच जाता था, उसकी वजह से मैंने और भी बहुत कुछ करा। तो मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री है फोर्टी, उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट रही 2 साल, वहां पर मैंने बहुत काम करा। CII का जो विमेंस विंग है उसकी मैं चार्टर मेंबर हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। जब वो बना था तो आई वाज अ मेंबर। फिक्की फ्लो जो है, जो कि इंडिया में बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो जयपुर चैप्टर है, मैं इस साल उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूँ। तो मैं एजुकेशन सेक्टर में रहते हुए बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाई हूँ। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट माई जर्नी। तो मैंने बहुत कुछ करा। पहले पता है, मैं जब MBA का मैंने लास्ट एग्जाम दिया, पहले तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे कॉमर्स दिलाई, ठीक है। फिर उसके बाद में जब मैंने MBA करा, मुझे बड़ा शौक होने लग गया। मतलब तब तक मैं तो ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे शौक था, लेकिन हाँ, जब MBA का मैंने लास्ट एग्जाम दिया तो मुझे लगा यार अब कोई एग्जाम ही नहीं होगा, अब कोई पढ़ाई नहीं होगी। तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई खास खुश नहीं थी। मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ा खालीपन लग रहा था कि अब कोई एग्जाम ही नहीं होगा, क्योंकि बाय देन आई थिंक आई हैड स्टार्टेड लाइकिंग द प्रोसेस, कि आप कुछ इनपुट देते हो और वहां से कुछ आउटपुट आता है। तो एजुकेशन में जब मैं आई तो उसके बाद में तो आप मत ही पूछिए, मैंने ग्रेजुएशन करा था, मैंने MBA तो पहले ही कर लिया था। फिर आपने उसके बाद में मैंने डेफिनेटली PhD कर ली थी। जस्ट 3 years इनटू एजुकेशन मेरी PhD वाज डन। मेरा नेट क्वालिफिकेशन हो चुका था। उसके बाद मैंने 2 MCOM करे हैं। उसके बाद में मुझे लगा कि इतना काफी नहीं है, फिर मैंने और मजे की बात, ये सारी पढ़ाई मैंने मेरे हस्बैंड के साथ करी है। हमारे शादी हो गई, हमारे बच्चे भी हो गए, और मैं और मेरे हस्बैंड जो 11th स्टैंडर्ड से साथ में पढ़ रहे थे, हम आज भी साथ में पढ़ रहे हैं। हमने बहुत बड़ी बात है कि आप लाइफ को एज ए जर्नी सीखने के तौर पे देखते हैं। तो बिल्कुल, और मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। तो हम दोनों बच्चों की तरह से, हमारे बच्चे तो अलग पढ़ रहे हैं, 2nd स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, हम दोनों बैठ के LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने फिर LLB भी कर ली, और मेरे हस्बैंड भी फाइनेंस में, तो उनका भी कुछ ना कुछ पढ़ने से लगा ही रहता है। तो हम दोनों ने बहुत सारी पढ़ाई साथ में करी है, एंड टिल टुडे वी आर स्टडीइंग टुगेदर। और अब आई जस्ट लव द प्रोसेस। वो आपकी बातों से ही झलक रहा है कि आप मतलब खुद के काम को कितना एंजॉय करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि काम को एंजॉय करना, साथ में जुनून के साथ उसको। बिल्कुल जी हाँ। ठीक, एक लास्ट सवाल और मैं लूंगी आपसे जी। एज ए मदर जी, है ना, जिस तरीके से मार्केट में इन दिनों बहुत सारी, मैंने इस पे कई सवाल भी पहले भी पूछे कि जैसे इंटरनेट आ रहा है या सारी चीजें बच्चों के सामने हैं, वो खूब कुछ भी देख सकते हैं, OTT पे देख सकते हैं, या फिर खरीदने में वो आगे आ सकते हैं। तो उनको कैसे बचा के रखे, या उनको किस तरीके से एज ए मदर काउंसलिंग करे बच्चों की, वो बहुत जरूरी हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अप्रोप्रिएट है आज के जमाने के लिए। एंड बीइंग अ मदर ऑफ 2 kids, जो कि अभी उस उम्र में है, बहुत ही एक नाजुक उम्र में है मेरे बच्चे, 11 साल और 13 साल। और 11 साल और 13 साल में बच्चे पूरा ऑनलाइन सब कुछ करना जानते हैं, शॉपिंग करना भी जानते हैं, कंटेंट कैसा ढूंढना है वो भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमने हमेशा से देखिए, एक आज के जमाने में आप बच्चे को फोन ना दें, इंटरनेट से दूर रखें, वो संभव नहीं, तो संभव भी नहीं है। और कुछ हद तक पता है, जब जैसे हमने अपने बच्चों को कभी फोन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो बच्चों में ना एक हीन भावना होने लगती है कि मेरा जो फ्रेंड है वो तो सारे दिन ये वाला गेम खेलता है, आप हमें खेलने नहीं देते। तो एक ये हीन भावना होने लग गई। आप तो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई वो कुछ गलत ना देख ले, गलत ना सुन ले, लेकिन इस सब के चलते, लेकिन दूसरे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं सोच रहे, शायद वो अपने बच्चों को सारे गैजेट्स दे रहे हैं। तो एक बच्चे के अंदर हीन भावना आने लगती है। अब इस चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है आजकल। तो हम लोग जनरली जब भी थोड़ा सा एज अ पेरेंट आपको अवेयर रहना पड़ता है कि आप भी इंटरनेट पे और इन सब चीजों पे पेरेंटल कंट्रोल सीखें, कि आपने जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगा सकते हैं। अगर उसके अलावा आप बच्चों को कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो प्रॉब्ली यू शुड सिट टुगेदर, बच्चे के साथ में बैठे और आप बच्चों को दिखाएं। तो पेरेंटल कंट्रोल डेफिनेटली इंटरनेट की और ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए टू बी अ प्रो पेरेंट, क्योंकि बच्चों को ये सब कुछ आता है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन, मैं खुद 7 से 8 घंटे या कई बार 10-12 घंटे भी घर से बाहर रहती हूँ, सेम इज द केस विद माय हस्बैंड।
और मेरी जो मदर इन लॉ है वो इतनी टेक सेवी नहीं है, तो वो उनको तो बच्चे बड़ी आसानी से बुद्धू बना लेते हैं, समझते हैं, दादा दादी नाना नानी, तो वो तो बच्चों से थोड़ा सा जिद करते हैं और वो लोग मान जाते हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि हर तरह से बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो ऑनलाइन है या कैसे भी, हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। हमें हमारे बच्चों को जो भी वो कहते हैं ना टैबू है कि जिन चीजों के बारे में बात करने में बच्चा भी थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता है, आप भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, उन बातों को चलते फिरते आप उन बच्चों से कर लें, तो क्या होगा, बच्चे के दिमाग में कभी उस चीज का एक टैबू बनेगा ही नहीं कि भाई इस बारे में हम बात नहीं कर सकते, दिस इज अ थिंग जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कशन ना करने की वजह से क्या होता है, बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है इधर से उधर से, और बच्चा उस उत्सुकता के कारण कहीं से गलत पढ़ लेता है, कुछ हो जाता है, उसके कारण बच्चे को बहुत असुविधा होती है आने वाले समय में। और इस तरीके की, फॉर दैट मैटर, आज भी मैं देखती हूँ इस जमाने में कि जैसे लड़कियां हैं, उनको उनकी प्यूबर्टी हिट होने वाली है, मदर्स आज भी अपनी बच्चियों से उस बारे में बात नहीं कर पाती है। और मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट, बट स्टिल आई हैव दैट कैपेबिलिटी वेयर आई कैन स्पीक टू माई किड्स। तो मैं बच्चों से, और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक करीना कपूर की एक लाइन थी जिससे मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई। उनका भी एक पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने अपनी लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा सशक्त बना लिया, आउटगोइंग बना लिया, वो आज कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम अपने लड़कों को नहीं सिखा पाए कि ऐसी लड़कियों को हैंडल कैसे करना है या ऐसी लड़कियों के साथ में कैसे चलना है। तो ये चीज मैंने दिल पे ले ली थी। तो मैंने जब मेरी बेटी को प्यूबर्टी के बारे में बताया तो मैंने एक बंद कमरे में अकेले नहीं बताया, मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को स्कूल से खुद पिक करके लाऊं। मैंने उस दौरान अपने बच्चों को बताया, तो मैं अपने बच्चों को दोनों को पिक करा, मैंने गाड़ी में बिठाया, फिर हमने हल्की फुल्की ऐसी बातें कर रहे थे, आज का दिन कैसा रहा, ये क्या हुआ। उसी दौरान मैंने अपने बेटा बेटी दोनों साथ में बैठे, दोनों को बताया कि देखो ऐसा 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 होता है, बड़े ही सिंपल शब्दों में, और बिना किसी चीज को एक ना हवा बनाते हुए। तो बड़ी आसानी से बच्चों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बेटे ने भी कर लिया, बेटी ने भी कर लिया। आज हम हमारे घर में बड़ी आसानी से ये सब बातें कर सकते हैं कि भाई मैं डाउन हो गई हूँ या ये हो गया है, अब तुम ऐसा कर लो। एंड माय सन इज आल्सो क्वाइट अवेयर, ही इज आल्सो क्वाइट कंसिडरेट अबाउट ऑल दीस थिंग्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, घर में वो अंडरस्टैंडिंग बच्चों में होनी भी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हमारे घर में सर्वेंट्स रहते हैं, आज सर्वेंट्स के बिना आप, हाउस हेल्प के बिना आप काम नहीं कर पाते हैं। आपके घर में 24 घंटे के हाउस हेल्प हैं, लेकिन कुछ भी आपके बच्चे के साथ गलत ना हो जाए, इसके लिए भी आप उस हाउस हेल्प को नहीं कह सकते हैं, आपको अपने बच्चे को समझाना है। हर चीज के लिए आपको अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को ही समझाना है कि बेटा देखो इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। कोई गलत काम हो जाए उसके बाद में दुख मनाने से अच्छा है बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके रखें। तो हमेशा मैं इसी बात को मैं सोचती हूँ, और मैं अपने दोनों ही बच्चों को, लड़का लड़की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब चीजें केवल लड़कियों के साथ होती है, लड़कों के साथ में भी बहुत कुछ होता है। और पहले तो क्या होता था, जिस तरीके से इन दिनों केसेस आ रहे हैं, तो मैं जया जी यही कहना चाह रही थी कि देखिए इन दिनों केसेस आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि पहले शायद इन तरह की बातों के बारे में बात ही नहीं की जाती थी, इन सब चीजों को अंडर द रैप्स रखा जाता था। हर माँ अपने बच्चे को ये कहती थी देख इसके बारे में ऐसा तेरे साथ हो गया, अब तो चुप हो जा, किसी को इसके बारे में बताना मत। लेकिन आज की माएँ जो हैं वो ये कहती है ऐसा हुआ कैसे मेरे बच्चे के साथ में, तो वो जाकर के रिपोर्ट कराती हैं। और आजकल वो जो एक विक्टिमाइजेशन था, होता आज भी है, डेफिनेटली होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज थोड़ा सी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ गई है और आजकल विक्टिम को ही गलत नहीं ठहराया जाता है, हालांकि बहुत हद तक ठहराया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि हर चीज के लिए आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पापा ने मुझे इस चीज के लिए हमारे लिए बहुत प्रिपेयर करा हमें, क्योंकि मेरे पापा जज थे और वो इस तरीके की चोरी चकारी और इस तरीके के केसेस ही देखे उन्होंने जीवन भर। उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि अगर आपके साथ में कोई चीज गलत हो रही है और वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जैसे गलत, मतलब कि जैसे आपने अपने घर में कोई सामान, अपनी चूड़ी या निकाल करके आपने पलंग पे रख दी और कल को वो नहीं मिल रही है, तो इसमें गलती उसकी नहीं है जिसने वो उठा के लेके गया, गलती आपकी है। आपकी बेशकीमती चीज है, आपने उसमें पैसा लगाया है, तो आपने उसे पलंग पे क्यों छोड़ा? आपको खुद उसको ध्यान से रखना चाहिए था जगह पे। तो यू हैव टू टेक सफिशिएंट कॉशन कि ये चीज ना होए, उसके बाद में आप किसी और को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी उसका ब्लेम आपके ऊपर ही जाता है अगर आप कॉशियस नहीं रहे। हम कंज्यूमर उसमें भी कहते हैं बायर्स बिवेयर, बायर को कोई भी सामान खरीदने से पहले
खुद संतुष्टि करनी है, खुद उसके बारे में रिसर्च करनी है कि भाई क्या मैं जिससे ये सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, क्या वो सेलर ठीक है, क्या वो प्रोडक्ट ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें खुद जानकारी करनी है। अगर हम खुद ही जा करके अंधाधुंध कुछ भी खरीदने लग जाएंगे तो आपकी गलती है ना। तो उसकी सजगता ही आपको बचा सकती है। एग्जैक्टली। तो दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे आपको बच्चों को बड़ा करना है, चाहे आपको और अपनी किसी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीज का ध्यान रखना है, आपको सड़क पे गाड़ी चलानी है, सभी चीजों के बारे में आपको बेवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, एज ए मदर के रूप में हो या एक एजुकेशनिस्ट के रूप में हो, और कंज्यूमर, स्मार्ट कंज्यूमर पे जो आपने अपने अनुभव बताए, मुझे उम्मीद है कि उससे काफी कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद अदिति जी। थैंक यू जया जी फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।